और उसी का ही ये परिणाम है कि उस निश्चिंतता के बावजूद भी मैं आज इस शिविर में हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, ये जानने की मेरे पास आ गई, सूचना के रूप में आई है। ये जानने की लालसा, ये लालसा एक गुण के रूप में मैं कह सकता हूँ। तो मेरा भी ऐसे ख्याल था, सोचा मैं और होमवर्क तो आपने उस पर भी डाल दिया, तो पढ़ने भी आ गया, वापस ध्यान आ गया। तो क्या गुण सोचा है कि तो मेरे में तो केवल एक ही गुण था कि मेहनत करेगा और दिन भर 24/7 ये भी जाए, और कोई ऐसा कोई खास नजर नहीं आया। सब गुण में थोड़ा गुण नजर आ जाता है, जिसको गुण मान देते हैं वो स्किल हो गई। स्किल और गुण में फर्क नजर आने लगा। कमाना एक स्किल है, गुण बोला जो मूल्य हो गए, और मूल्य में दिखता पाते हैं। अभी गुस्सा सब जगह नहीं आता, ऐसा नहीं है, गुस्सा आता है, विचार चलते रहते हैं, मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन से आगे बढ़ता है। भैया धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्कार। तो आप लोग अच्छे से होमवर्क किए, और ऐसा होमवर्क जिसमें अपने को देखना ही है और कुछ है ही नहीं। खुद को देखना है। जैसे हैप्पीनेस करिकुलम में होमवर्क देते हैं बच्चों को, तो क्या देते हैं, ये जो कहानी आपको आज सुनाई गई है, अपने घर में जाकर के किसी अपने बड़े को ये कहानी सुनाइएगा, और इसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर लेने का उनसे प्रयास करिए। बच्चे खूब खुश हो जाते हैं। ऐसे होमवर्क हम देते कहाँ हैं? अब तो ऐसा होमवर्क देते हैं कि खुद भी टेंशन में, घर वालों को भी टेंशन में डालता है। हाँ, मतलब स्कूल में छोटे बच्चे के लिए स्कूल में 6 घंटा पर्याप्त होता है, लेकिन हम भी चाहते हैं नहीं 4 घंटा और घर में पढ़े, और पेरेंट्स भी चाहते हैं नहीं नहीं स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, क्या है घर में तो कुछ पढ़ता ही नहीं, क्योंकि 6 घंटा उसके लिए पर्याप्त है। जब एज बढ़ेगी तो उसको और भी पढ़ाई की जरूरत है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी होमवर्क से हम दबा देते हैं पूरी तरह। जबकि इस तरह के भी होमवर्क हम सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं। जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो अपने बच्चों को होमवर्क देता था कि आप अपने किचन में जितने भी बर्तन हैं वो किस किस आकार के हैं, उसका फोटो बना के और नीचे लिख के लाइएगा। गोल है, चौकोर है, थाली ट्रे जो है चौकोर है, कप जो है वो बेलनाकार है, ऐसे करके वो लिख के ले आते हैं। तो ऐसे भी काम है जो उनको बड़े मजे लायक हैं और वो आप करवा सकते हैं। लेकिन पूरा जो दुनिया में चाइल्ड साइकोलॉजी जो बताई गई है, या जो लैंग्वेज को सिखाने का क्रम बताया गया है, मैथमेटिक्स को सिखाने का क्रम बताया गया है, बहुत रिसर्च के बाद उसको भी हम फॉलो नहीं करते। जैसे लैंग्वेज को सिखाने का क्रम क्या है, तो हिंदी में, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन वो सभी भाषा के लिए है। शुभोपली, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जब बच्चा आता है, एक बच्चा जब आपके यहाँ एडमिशन लेता है नर्सरी क्लास में या LKG में या फर्स्ट में, तो आपको पता है कितने वर्ड वो जानता है? एवरेज वो कितने वर्ड जान के आया रहता है? क्लीन स्लेट आपके यहाँ नहीं आया रहता है। कितने वर्ड जान के आया रहता है मालूम है आपको? मतलब जो दुनिया में रिसर्च है उसमें है कि 1500 शब्द जानता है वो, जब आता है स्कूल में 1500 शब्द जानता है। और सुनने की उसकी, मतलब सुनता है चीजों को, तभी तो बोलना सीखा है। सुनता नहीं होता तो बोलना कैसे सीखा है? बोल कौन पाता है? जो सुनता है। वो बोलना सीखा है, इसका मतलब सुनने वाला बच्चा है। अब वो सुनने लग जाए, इसके लिए उससे बात करना, कहानियां सुनाना और चीजें करना जिसे सुनने लग जाए।
सुनते सुनते फिर उससे बोलने के लिए करना, बातचीत में बोलने लग जाए तब उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, और लास्ट में लिखने का काम है। हम डे 1 से उसको लिखने में लगा देते हैं। ठीक है, जब सुनता बोलता है उसी समय उसकी जो मसल्स हैं, जो सूक्ष्म मांसपेशियां, उनकी एक्सरसाइज भी कराई जाती है, वो एक्टिव हो जाए, जिससे कि लिखने में सुविधा हो। ऐसे मैथ्स का क्रम है ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर देन सिंबल। तो पहले उनको जैसे इस कमरे में कितने तरह की चीजें हैं, कितनी गोल चीजें हैं, कितनी चौकोर चीजें हैं, कितनी सफेद चीजें हैं, रंग वगैरह सब बच्चा जान के आया रहता है। हम उसको कलर इतना याद कराते हैं कि उसी में सारी एनर्जी लगा देते हैं। फिर गिन लो कितने चेयर है, ये सारा काम एक्सपीरियंस वाला है, उसको एक्सपीरियंस कराइए। फिर उसके बाद लैंग्वेज, अब उसको बोलने के लिए कहिए, बातचीत करिए। मैथमेटिक्स भी क्या है, एक लैंग्वेज है। हमको लगता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज है। जैसे हम कह रहे हैं कि 2 गाय है, 2 गाय किसी बागीचे में थी और 2 गाय और आ गई। 2 गाय किसी बाग में थी और 2 गाय वहां और आ गई। 2 गाय वहां और आ गई। अब बाग में कुल 4 गाय हो गई। ये क्या चीज है? ये हिंदी है, ये हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है ये। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं 2 गाय प्लस 2 गाय इज इक्वल टू 4 गाय, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज ही है। हम उसको सिंबल को ऑपरेशंस के डालते हैं, वो लैंग्वेज हो जाता है। तो अगर ऊपर वाला लिख रहे हैं तो हिंदी है, ऐसे लिख दिए तो मैथमेटिक्स है। तो ऐसे लिखने में थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आगे आसान हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हम होमवर्क अगर देते हैं कि जिसमें बच्चा कुछ सुनता है, मतलब बात करने का अवसर उसको दीजिए, घर में बात करने का। क्योंकि अभी घरों में खासकर जो थोड़ा विकसित घर है, जहां पर मतलब सुविधाओं का अभाव नहीं है, वहां कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप कुछ ऐसा माध्यम बनिए कि आप कम्युनिकेशन करेंगे। वहां बातचीत का भी नहीं है, छोटे पर से ही बातचीत करनी है। वही मामला है प्राइवेसी। तो हम ऐसे असाइनमेंट्स दें उनको कि वो बातचीत करने लग जाए। तो इसलिए कल आपको ऐसा असाइनमेंट दिया गया था कि भाई किसी को मान लीजिए अपना गुण खुद नहीं पता चल रहा है तो अपने परिवार से ही पूछ लीजिए क्यों। हाँ, मतलब पता चल रहा नहीं हमारे अंदर, या तो लगता है हमारे अंदर सारे गुण ही हैं, कौन सा उसमें से देखें। फिर देखने लगे तो पता चला नहीं गुण तो मिल नहीं रहे हैं, तो परिवार से पूछ लीजिए क्या मेरे अंदर कोई गुण है। तो वो तो यही मूल्यांकन ही करता सुबह से शाम तक। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, दूसरे का सुबह से शाम तक मूल्यांकन ही करते हैं। तुम में ये गड़बड़ी है, तुम में ये गड़बड़ी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं सुनते हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, यही हम करते रहते दिन भर। अपने तरफ देखते हैं तो पता चलता है जितना मैं उसके अंदर गिना रहा हूं सब मेरे अंदर भी वही है। तो ये मतलब जब ध्यान जाता है अपनी अच्छाई देखने पर, अभी हम क्या है बुराई देखने का है, तो बुराई देखने का है, दूसरे में सारी बुराई दिखती है। अपने में अच्छाई मान के बैठते हैं, देखते नहीं है, मान लिया है हम अच्छे हैं। यही से हम यात्रा ही शुरू की है कि मैं अच्छा हूं, और तुम क्या हो, बुरे हो। यही वो भी सोच रहा है। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा वो भी सोच रहा है। तो इसलिए अच्छाई देखने की तरफ हमारी दृष्टि जाए। जैसे हैप्पीनेस में एक एक्टिविटी कराते हैं, आमने सामने बच्चे को खड़े कर देते हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। अब बोलते हैं सामने वाले बच्चे की एक अच्छाई बताओ।
और इसको बोलते हैं इसकी एक अच्छाई बताओ, इसकी नहीं बताते, नहीं तो फिक्स कर लेंगे मैच, ठीक है। फिर कभी इसको डायरेक्टल कर देते हैं, मतलब वो टीचर की स्किल है कैसे करना है। तो इसकी आप अच्छाई बताओ, इसकी फिर आप बताओ, या इसकी आप बताओ, या इसकी आप बताओ, ऐसे करके 2 लाइन में खड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं उसकी एक अच्छाई बताओ। अब जब जैसे ही हम बोले तो बहुत छोटा हमारा इंस्ट्रक्शन है, क्या? सामने वाले अपने क्लासमेट की एक अच्छाई बताओ। जैसे ही आप एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, अब वो इतना सारा सोचना शुरू करता है, क्योंकि अब अच्छाई की तरफ ही उसका ध्यान जा रहा है। क्या अच्छा है इसके अंदर, क्या अच्छा है इसके अंदर, क्या अच्छा है, नहीं ये नहीं अच्छा है, फिर सोचेगा थोड़ा सा। एक राउंड पूरा हो गया, फिर आप प्रेरित करिए, फिर थोड़ा सा बदल दीजिए सीक्वेंस, या इंटरचेंज कर दीजिए बच्चों को, फिर बोलिए सामने वाले का अच्छा है बताओ। तो अच्छा दिखाने का अभ्यास, दूसरे के अंदर भी अच्छाई देखने का अभ्यास। तो इसके लिए ये एक्टिविटी आपको दी गई थी कि आप देखें कि कौन सा आपके अंदर गुण है, कौन सी आपके अंदर एक अच्छाई है जो कि आप अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना चाहेंगे। तो कम से कम ये हमारी अपने एक अच्छाई पे ध्यान जाएगा, नहीं तो हम अपनी तो 100 अच्छाई मान रहे हैं, हम तो अच्छे ही हैं, जन्म से ही अच्छे हैं। जब ढूंढने गए तो पता चल रहा है एक भी जल्दी मिल नहीं रहा। तो इसलिए हाँ, मिल नहीं रहा मतलब हम मूल्यांकन, हो सकता हो आपको, आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। तो जब मूल्यांकन करते हैं तो सही मूल्यांकन आता है, तो सामने वाला आपका सही मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने कल यहाँ डायग्राम बनाए थे ना, विचार और क्रिया, थॉट एंड एक्शन। तो सामने वाले के सामने हमेशा क्या आता है आपका? एक्शन। जैसे कल के लिए असाइनमेंट वही जाएगा, अगला जो मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ शाम को बताऊंगा। तो सामने वाले का मैं एक्शन देखता हूँ, तो मेरा सारा अच्छाई देखने का जो तरीका है उसके एक्शन पे आधारित है। अपना जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मैं इंटेंशन देखता हूं, एक्शन पे ध्यान नहीं देता, इंटेंशन देखता हूं। नहीं, मेरा इंटेंशन तो ठीक था, मेरा इंटेंशन ये था, मेरा मतलब ये था, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ऐसा मैं बार बार बोलता हूं। क्यों? तो अपना मूल्यांकन इंटेंशन के आधार पर। तो सामने वाले का आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटेंशन का अनुमान लगाते हैं, उसके एक्शन के आधार पे इंटेंशन का अनुमान लगाते हैं। ये ऐसा किया तो ऐसा सोचा होगा, इसने ऐसा किया तो ऐसा सोचा होगा, ये बोला तो ऐसा सोचा होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं। सोच क्या रहा पता नहीं, क्योंकि आदमी अच्छा सोच के भी बुरा कर सकता है और बुरा सोच के भी अच्छा कर सकता है। जैसे जब मिलानिया ट्रम्प आई थी दिल्ली में और हैप्पीनेस करिकुलम काफी हाईलाइट हो गया, तो अब मैं चूंकि उसी काम के लिए डेब्यूट हुआ था, तो मीडिया वालों ने खूब छाप ऑफ दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसमें उसमें सब की ये यूपी मैन बिहाइंड हैप्पीनेस करिकुलम फलाने मका। तो मैं जब उसके 4-5 दिन बाद मुझे गोरखपुर जाना था, तो छोटा भाई है और राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो वो बोलता भैया कि आप किस ट्रेन से आ रहे हैं? हमने कहा कि किस लिए पूछ रहे हो? बोला नहीं, वो गाड़ी भेजनी होगी ना आप, तो चूंकि गाड़ी वाड़ी भेज देता है जब ट्रेन से मैं पहुंचता हूँ तो मैं बता दिया ट्रेन। बोले कोच बता दो। हमने कहा मेरे पास एक बैग है, मैं बाहर आ जाऊंगा, बोल देना बाहर ही रहेगा। बोला नहीं, वो अंदर चला जाएगा, आप कोच बता दीजिए। तो मैं उसको कोच भी बता दिया। जब वहां पहुंचा तो लगभग 50-60 लोगों को लेके माला वाला लेके वो खड़ा था। अब मैं जब गाड़ी रुकी तो गेट पे आया तो देख रहा हूँ इतने सारे लोग माला लेके, अपना तो सब अभ्यास है नहीं। जैसे नेता लोग तो कोई ना आए तो उनको डिप्रेशन होता है, मतलब वही उनकी खुराक है। अगर अखबार में 2 दिन ना छपे तो वो अवसाद में चले जाते हैं। तो अपना तो अभ्यास नहीं है। अब वो सैकड़ों लोग माला लेकर के एकदम खड़े हैं और लाद दिए पूरे माला से। तो मैं बोला कि भाई ये क्या किए हो तुम? तो उसका एक दोस्त बोल रहा है कि भैया ये उल जलूल लोगों को माला पहना के हम लोग थक गए थे। तो कम से कम एक ठीक आदमी को पहना दे। मतलब जब वो अन्य लोगों को पहना रहे होंगे तो एक्शन तो अच्छा ही लग रहा होगा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर उनके क्या चल रहा है? उल जलूल लोग हैं। तो एक्शन क्या है? अच्छा है। अब नेताजी का क्या लग रहा है? ये लोग अच्छे हैं। अंदर से क्या चल रहा है? ये तो उल जलूल है। तो अंदर अच्छा चलते हुए बाहर आप कुछ बुरा एक्शन कर सकते हैं किसी अयोग्यता के कारण, और अंदर बुरा चलते हुए भी बाहर अच्छा एक्शन कर सकते हैं। इसलिए सामने वाला
सामने वाला आपका कभी भी सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकता। आपका मूल्यांकन एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो खुद आप है, और सामने वाले का भी मूल्यांकन वो खुद ही कर सकता है। और जयदेव जी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, तो देख लीजिए वहां। तो इसलिए आज शाम को भी ऐसा ही एक आपको क्वेश्चन देंगे जिसपे आप थोड़ा सा सोचेंगे, भैया मिटाने का जुगाड़। कपड़ा भी नहीं दिख रहा। थोड़ी देर कल जो चर्चा हुई थी उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज जीवन क्रिया, हाँ पूरा ही मिटा दीजिए। उसके बाद हम लोग जीवन क्रिया को थोड़ा मुझे कल लगा, जैसे कल क्या कर रहा था कि मैं केवल ये असेस कर रहा था कि ये पूरी सभा जो है वो कहाँ पर खड़ी है। तो कल शाम को मुझे ध्यान आया कि जीवन क्रिया आपके बीच में एक बार ठीक से रखना चाहिए, और वो भी वहां से रखना चाहिए जहां से जीवन की स्वीकृति होती है। तो एक बार जीवन की स्वीकृति और जीवन क्रिया ये पूरा मैं आज रखूंगा, आज हो जाए, आज से लगा के कल तक हो जाए। कल तो चलेगा ना, संडे को ही, ठीक। तो आज से लेके कल तक देखते हैं कहां तक होता है। उसके बाद फिर हम लोग संबंध और मूल्य पे करेंगे, और लास्ट में जो है अस्तित्व दर्शन पे करेंगे। तो कल जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ बातें जीवन क्रिया से जोड़ के किया था, कुछ बातें मूल्य से जोड़ के किया था, और कुछ बातें अध्ययन बिंदु क्या है उससे किया था। ठीक है, केवल इसलिए कि आप लोग जब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो पता चलेगा कि कहां पर है, तो मैं उसके अनुसार आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएं और आप पता नहीं कहां काटते हुए हैं, तो इधर हम आगे पाठ करें, आपका पीछे सपाट होता जाए, कोई मतलब नहीं। आगे पाठ पीछे सपाट, तो हम आगे बढ़ते जाएं और आप जहां खड़े वहीं खड़े रहेंगे, आप भी संकोच में बोल ही नहीं पाएंगे। तो जीवन इसमें मुख्य मुद्दा है, क्योंकि इसका नाम ही जीवन विद्या है। मध्यस्थ दर्शन में जो यूनिकनेस है वो जीवन ही है। जैसे और भी दर्शन आप में से बहुत से लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे या सुने होंगे, तो उसमें भी शब्द आते हैं, जीव आता है। जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें जीव आता है, जीव। ऐसे गीता पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा आता है शब्द। ऐसे और चीज पढ़ेंगे तो आएगा, मतलब जीव और आत्मा ये दो शब्द ज्यादा आपको दिखेंगे। इसमें अलग क्या है? केवल शब्द अलग दे दिया, जीवन वही अलग है या कुछ और अलग है? क्या अलग है? जैसे जीव और आत्मा ये पहले से प्रचलित शब्द हैं, और ये इस मामले में पूरी तरह से ये उसी तरह से हैं जो कि केवल शरीर को सच्चाई नहीं मानते। आपके मतलब हम जो यहां से जो दर्शन निकले इस भूखंड से, उन दर्शन में जीव और आत्मा जो शब्द प्रयोग किया गया है वो उसी सच्चाई के लिए किया गया है जो कि शरीर से इतर है, मतलब शरीर नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं। उस शरीर को न जीव कह रहे हैं न आत्मा कह रहे हैं। यहां पर भी एक शब्द आया है जीवन, ठीक है। तो जीव और आत्मा प्रचलित था, तो यहाँ पे एक जीवन अलग से नाम दे दिया गया। इतना ही है या उससे कुछ अलग है? जी भैया अलग है। हाँ, यहाँ जीव बोले तो पशु पक्षी, और आत्मा है। यहाँ जीवन को जीवन परमाणु बोला है, और उसका मध्यांश को ये आत्मा बोला है।
कितना हाँ। डिफरेंस। जी। तो एक तो ये हो गया कि जीव हम इसको क्या बोले हैं, आत्मा को क्या बोले हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि जिसको जीव कहा जा रहा है, वहां पर जीव कहा जा रहा है, क्या जीवन को ही कहा जा रहा होगा? आत्मा कहा जा रहा है तो क्या जीवन को ही कहा जा रहा होगा? अगर यहाँ जीवन नाम दिया है तो केवल नाम देने से हो जा रहा है या कुछ अलग है यहाँ पर? हाँ, अलग है। क्या अलग है? हाँ, ये मैं आना चाह रहा था। जीव जब कहा है तो जीव को समझने का कोई टूल नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है। जीव को समझने का कोई टूल, कोई करिकुलम, कोई स्टडी मेथड नहीं है। साधना विधि होगा लेकिन स्टडी का मेथड नहीं है, अध्ययन की विधि नहीं है। आत्मा भी कह रहे हैं, आत्मा भी जब कह रहे हैं तो आत्मा को भी समझने का कोई अध्ययन की विधि, शिक्षण की विधि, क्लासरूम टीचिंग की विधि नहीं है। उसको हम अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करके बता नहीं सकते, ये भी कहा गया है कि अनिर्वचनीय है। जैसे ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते, तो बोला अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसको वचन से बोल के बता नहीं सकते। जैसे उसके लिए उपाधियां भी दिया है कि जैसे कोई गूंगा आदमी है और उसको मीठा आप खिला देंगे तो उसको खुशी तो मिलेगी लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि मीठा है या कैसा है। तो वैसा ही ईश्वर है और वैसा ही जीव है। इसको आप महसूस कर लेंगे लेकिन बता नहीं सकते। तो जिसको हम महसूस कर लेंगे, बता नहीं सकते, वो कभी भी एजुकेशन में कंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन में तो बताना ही काम है। तो हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, गलत था, लेकिन इसकी स्टडी मेथड नहीं निकल पाई। यहां जब जीवन विद्या में जीवन को कहा गया तो ये 10 क्रियाओं के पुंज के रूप में कहा गया, क्योंकि हम अध्ययन उसका कर सकते हैं जो क्रिया है, क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। जो क्रिया नहीं है उसका अनुभव कर सकते हैं। जो क्रिया है उसका अध्ययन कर सकते हैं, जो क्रिया नहीं है उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्पेस को आप देखे होंगे, जब आपने अस्तित्व दर्शन किया होगा, स्पेस को क्या बोला गया है? अनुभव में आता है। वो अध्ययन में नहीं आता, अनुभव में आता है। ठीक है, जिसमें हम डूबे भीगे गिरे हैं उसको, अच्छा एक चीज यहाँ कहा गया, उसको ढूंढना नहीं है, वो है, उसमें ही हम है, बस उसको अनुभव कर लेना है। लेकिन क्रिया, जब जीवन को क्रिया कह रहे हैं तो क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसको बोला गया 10 क्रियाओं का पुंज है और क्रियाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं और अपने अंदर ही क्रियाएं हो रही हैं तो अपने अंदर ही उनको पहचान सकते हैं। अब इससे होता क्या है? जैसे ही जीवन समझ में आता है, जीवन किसमें है? जीवन किसमें होता है? मानव में। मतलब मानव के ही जीवन को भी हम समझ रहे हैं। जीवन तो जीवों को, शरीर को भी चलाता है, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं 10 क्रिया के रूप में और 10 क्रिया एक्टिवेट होने के रूप में, तो यानी मानव जीवन को समझ रहे हैं। तो मानव शरीर को चलाने वाले जीवन को समझ रहे हैं। तो ये जीवन जब समझ में आता है तभी मानवीय शिक्षा का स्वरूप निकल कर आता है। मानवीय शिक्षा का स्वरूप निकल के आता है और तभी मानवीय आचरण का भी स्वरूप निकल के आता है। मानवीय आचरण का स्वरूप निकल के आता है। जीवन नहीं समझे हैं, नहीं समझा पाएंगे तो मानवीय शिक्षा या मानवीय आचरण हम केवल बोलते रहेंगे, वो आता नहीं है। क्योंकि मानवीय आचरण नियम कानून से नहीं आता, किताब में लिख देने से नहीं आता। किताब में लिखने से लोग उसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्योंकि किताब में लिखने का मतलब क्या हो गया? पर नियंत्रण, दूसरा कोई नियंत्रण करेगा। किताब में लिखा मतलब सरकार उसको नियंत्रण करेगी और पर नियंत्रण हमको स्वीकार नहीं है, तो हम उसको मजबूरी में ही मानते हैं। तो जैसे ही जीवन समझ में आता है तो मानव में स्व नियंत्रण आता है। तो जब जीवन समझ में आएगा तो स्व नियंत्रण समझ में आएगा, तो मानवीय शिक्षा का स्वरूप समझ में आएगा, तभी मानवीय आचरण का स्वरूप भी समझ में आएगा। उससे कम में समझ में नहीं आता। तो मानवीय आचरण में लोग जीने लग जाएं, उसके लिए मानवीय शिक्षा का होना जरूरी है। उसके लिए जीवन ज्ञान को भी शिक्षा का हिस्सा होना जरूरी है।
हम शरीर से थोड़ी परेशान है। आदमी शरीर से नहीं परेशान है, शरीर से परेशान है तो उसको तो इलाज के लिए तमाम तरीके निकाल लिया। अगर शरीर में कोई विकार आ रहा है तो अभी जितने विकार के अभी तरीके नहीं निकले वो भी आगे निकल जाएंगे। अभी तो कैंसर को भी बहुत सारे कैंसर के टाइप है जिनकी दवाई जैसे बीपी शुगर की खाते हैं वैसे खाते रहिए, आप 100 साल जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तक हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब शरीर में जो विकार है उस शरीर से विकार से निकालने का हम बहुत तरीका निकाल लिए हैं, लेकिन हम परेशान शरीर से नहीं है, ना अपने शरीर से परेशान है, सामने वाले के शरीर से परेशान है। हम परेशान है अपने विचार से, सामने वाले के विचार से। अब विचार कहां से आ रहा है ये हमको पता नहीं, विचार होता क्या है ये भी हमको पता नहीं, विचार से हम प्रभावित क्यों होते हैं ये भी हमको पता नहीं। तब ये पता ही नहीं है तो फिर एक ही काम करना पड़ता है, एक दूसरे को झेलने की ताकत बढ़ानी पड़ती है। एक दूसरे की झेलने की ताकत बढ़ानी पड़ती है, यानी कोई हमको वैक्सीन लगवाना पड़ता है। भाई कोरोना को हम नहीं खत्म कर सकते तो क्या करेंगे, उससे लड़ने का वैक्सीन बना दो, लगा दो शरीर में, कोरोना आएगा तो झेल लेगा उसको शरीर। तो झेलने की ताकत, वैक्सीनेशन क्या है, झेलने की ताकत। लेकिन उसकी भी सीमा है, कब तक झेलेगा। अब वो अगर म्यूटेट होकर नए रूप में आ गया तो क्या करेगा। तो आदमी तो रोज नए रूप में आ रहा है, जितने सारे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाद में सारे कॉम्प्रोमाइज टूट जाते हैं, आदमी बोलते जाओ तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो हम परेशान हैं दूसरे के विचार से और अपने भी विचार से। तो ये कभी ये जीवन ज्ञान के बिना नहीं समझ में आता। तो जीवन विद्या का मतलब जीवन ज्ञान। तो इसमें जो मूल चीज है वो जीवन ज्ञान। जीवन समझ में आता है तभी आगे काम बढ़ सकता है, तभी संबंध समझ में आएगा। इसीलिए बोला तभी मानवीय आचरण समझ में आएगा, क्योंकि संबंधों में ही आचरण होता है। तभी मानवीय शिक्षा समझ में आएगी, तभी मानवीय आचरण समझ में आएगा। इसलिए जीवन को समझना हमारी अनिवार्यता है। तो थोड़ा आज हम लोग जीवन को ही समझेंगे। उसके पहले मानव की आवश्यकताओं को देखें तो हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज शिविरों में किए होंगे मानव की आवश्यकताओं को लेकर के। तो जीवन के स्वरूप को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य की आवश्यकता जो है, हाँ जी नमस्कार, ठीक है। तो मनुष्य की आवश्यकता दो तरह की आवश्यकताएं हैं। एक तो सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि मानव जिसको हम कह रहे हैं तो मानव का मतलब शरीर भी है और शरीर को सुविधा चाहिए, इससे हम नकार नहीं सकते। कितनी चाहिए तो सब अपना अपना तय करेंगे, किसको कितना चाहिए, किसके शरीर की कितनी सहने की क्षमता है, कितनी हमने उसको कैसा बना के रखा हुआ है, उसके अनुसार सुविधा चाहिए। नहीं तो नहीं जी सब एसी वेसी बंद करो, ये सब फालतू चीजें हैं और इससे आदमी कमजोर होता है, बंद करो। और यहाँ एसी नहीं चलेगा, पंखे भी नहीं चलेंगे, ये सब सुविधा है बहुत, इससे जो है शरीर कमजोर होता है। अब शिविर चलाइए, पता चलेगा कोई ऐसे पंखा चल रहा है, कोई उठ के बाहर जा रहा है, अब क्या शिविर चलेगा। तो जैसा हमने शरीर को बनाया है, या जैसा हर आदमी के शरीर के ठंडी गर्मी अन्य चीजों को सहन करने की क्षमता अलग अलग है। हर आदमी को खाने पीने के आहार का टाइप भी अलग अलग है और खुराक भी अलग अलग है। सबका एक जैसा हो कोई जरूरी भी नहीं है। तो सुविधा चाहिए ही चाहिए, इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरा खुशी चाहिए हमको, इससे भी हम नकार नहीं सकते। सुविधा भी चाहिए और यहां से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं कि जो लोग नए हैं वो भी कनेक्ट हो जाए थोड़ा। तो सुविधा भी चाहिए और खुशी भी चाहिए, केवल खुशी से भी नहीं चलेगा। अच्छा अभी हमने मान क्या लिया है, अभी प्रचलन में क्या मान लिया है, सुविधा बराबर सुविधा जुटाओ खुशी आ जाएगी, सुविधा जुटाओ खुशी आ जाएगी, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, अभी हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि सुविधा और खुशी में सुविधा कितनी चाहिए और खुशी कितनी चाहिए, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमको सुविधा कितनी चाहिए मतलब मैं इंडिविजुअल अपने लिए देखूं तो मुझे सुविधा कितनी चाहिए और मुझे खुशी कितनी चाहिए, ये मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि सुविधा से खुशी हमको मिल जाएगी।
तो अब ऐसा मान लिया है तो क्या करते हैं? जब ऐसा मान लिया है कि सुविधा बराबर खुशी, तो क्या करते हैं? मानव के साथ सुविधा बढ़ाने में मैं भी लगा हूं, परिवार भी लगा है, समाज भी लगा है, सरकार भी लगा है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, कारखाने खोले जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी पहुंचे, ट्रेन बढ़ाइए, मेट्रो बढ़ाइए, स्पीड ट्रेन बढ़ाइए, वंदे भारत चलाइए, ये करिए, वो करिए, सुविधा बढ़ाइए, सब लोग खुशी हो जाएंगे, सब लोग खुशी हो जाएंगे, सब लोग खुशी हो जाएंगे। तो सब मिलकर सुविधा बढ़ाने में लगे हुए। खुशी वाले पार्ट में कुछ नहीं। कभी कभार घर में कोई अवसर हुआ, पूजा पाठ, तो कुछ अच्छी बातें हो गई, बात खत्म। उसके बाद कोई अच्छी बात खुशी वाली, खुशी कैसे बढ़ेगी इसके संबंध में कोई बात घर में चर्चा नहीं होती। होगी तो सुविधा से कैसे खुशी मिलेगी इसी की होती है। तो ऐसा अगर है मनुष्य में कि सुविधा के लिए ही वो अपना सारा टाइम लगा रहा है, समाज, सरकार, सब लोग लगा रहे हैं, संस्थाएं लगा रही हैं, और खुशी के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में आदमी ऐसा दिख रहा है, एक पैर खूब लंबा हो गया और एक पैर छोटा ही रह गया। तो इस तरह से गिरते पड़ते हुए समस्त मानव जाति दुनिया में चल रही है, लड़खड़ाते हुए, क्योंकि एक ही पैर को बढ़ाया, एक पैर को विकसित नहीं किया। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या दिखता है? हमने सुविधा बढ़े इसके लिए सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पे दिया। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो किसी को ये नहीं कहते पढ़ो लिखो समझदार होके अच्छे आदमी बन जाओ, नहीं, पढ़ लिख लो इंजीनियर बन जाओ, पढ़ लिख लो। बच्चों से पूछते भी हैं तो बोलते हैं, स्कूल में जब दिल्ली में हम लोग सर्वे कर रहे थे हैप्पीनेस करिकुलम के लिए, तो बच्चों से पूछते थे, 6th के 5th के 7th के बच्चों से, आप पढ़ने क्यों आते हैं? तो बच्चों का उत्तर होता था कुछ बनने के लिए। क्या बनने के लिए? तो सब लोग बताओ, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्टिस्ट, कोई पुलिसमैन, कोई बिजनेसमैन, कोई मिलिट्री सेना में जाना चाहता, सब अपना अपना बताते थे। हाँ, ये चीज है कि आज तक किसी बच्चे ने नहीं बताया कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। गांव में भी मैंने बात किया, शहरों में भी बात किया, एक भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि पढ़ लिख के हमको अच्छा किसान बनना है। कोई नहीं बोला आज तक, सुनाई नहीं दिया मेरे कान में। हाँ, टीचर बनना तो कुछ कुछ आता है, सुनाई दे दिया, लेकिन किसान बनूंगा ये किसी ने नहीं कहा। मैं जब छोटा था तो मुझे बार बार ये कहा जाता था, पढ़ लिख लो नहीं तो तुम घास छिलोगे, पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर उठाओगे। जबकि कोरोना काल में सबने देखा है कि जब हमको बाजार में निकलने की छूट मिलती थी तो हम किस चीज के लिए बाजार जाते थे? ना मोबाइल के लिए, ना लैपटॉप के लिए, ना जूते के लिए, ना कपड़े के लिए, ना एसी के लिए, ना फ्रिज के लिए, न माइक्रोवेव ओवन के लिए, न टीवी, किसी चीज के लिए। किस चीज के लिए जाते थे? सब्जी, दूध, फल, अनाज, और ये सारा गोबर उठा के घास छिल के आता है। माने मानव जिंदा ही उसी से रहता है जो गोबर उठाकर घास छिल के आता है, और उसके बारे में नकारात्मकता पहले से ही बना दी गई, किसानों के द्वारा ही बना दी गई। पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलोगे, पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर उठाओगे, वो गंदा काम बता दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया, तो कोई नहीं मिला। तो अब पढ़े लिखे लोग, हम पढ़ाते इसीलिए हैं कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, तो जो बन गए वो कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, स्ट्रेस में, कम पढ़ा लिखा कम तनाव में, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा तो पढ़ लिख लिया तो स्ट्रेस में। हाँ जी, नमस्कार। और क्या दिखता है पढ़े लिखे लोगों में? बुलिंग। बुलिंग की जो घटनाएं हैं, छीटाकशी, एक दूसरे में हिंसा दीनता का करना, किसी भी आधार पे, पैसे के आधार पे, पद के आधार पे, जाति के आधार पे, पुरुष महिला के आधार पे, ये पढ़े लिखों में ज्यादा हमने ऐसे वर्ग तैयार किए। तीसरा, पढ़ा लिखा आदमी हिंसा में रहता है। दुनिया में जितना भी हिंसा हो रही है, चाहे गली मोहल्ले में हो रही हो, चाहे बड़े स्तर पे हो रही हो, हथियार बनाना और सारी चीजों से लेकर के, उन सब में पढ़े लिखे और
क्रीम ब्रेन ही शामिल है। क्रीम मतलब जो पढ़े लिखे जाते हैं, ऐसे लोग हिंसा अगर डायरेक्ट कर नहीं रहे हैं तो योजना में वही शामिल है, वायलेंस में भी वही दिखते हैं। फिर पढ़ा लिखा आदमी ही डिप्रेशन में जा रहा है, फिर पढ़ा लिखा आदमी ही एंजाइटी में, चिंता में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मान लिया है सुविधा बराबर खुशी। यही मान के हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे अलग हमारा कंटेंट ही नहीं। खुशी ज्यादा चाहिए, सुविधा ज्यादा बढ़ाओ। खुशी कम चाहिए, सुविधा कम रखो। कम तो चाहिए नहीं, खुशी और चाहिए और सुविधा बढ़ाओ, और खुशी चाहिए और सुविधा बढ़ाओ, और खुशी चाहिए। झगड़ा हो गया, गिफ्ट खरीद के लाओ। झगड़ा हो गया, गिफ्ट खरीद के लाओ। शाम को कुछ मिठाई खरीद के ले जाओ, पता चला वो मिठाई को लेके फिर से झगड़ा हो गया, गिफ्ट को लेके ही फिर से झगड़ा हो गया। तुमको क्या लगता है मैं गिफ्ट के लिए झगड़ा कर रहा था या कर रही थी? तुम मेरे बारे में इतना ही सोच सकते हो, इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। तो उसी को लेके हो गया। तो हमको क्या लगता है, हर चीज का इलाज सुविधा, हर चीज का इलाज सुविधा, हर चीज का इलाज सुविधा, हर चीज का इलाज सुविधा। सुविधा से ही सुख मिल जाएगा, सुविधा से खुशी मिल जाएगी, सुविधा से ही खुशी मिल जाएगी। ऐसा हम कर रहे हैं, ये इसके कारण है। इसका मतलब गलती कहां हो गई है? ये मानने में गलती है। सुविधा बराबर खुशी है नहीं, हमने मान लिया। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, अब इसी को थोड़ा एक और तरीके से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो भौतिक सुविधाएं, जिसको हम सुविधा कह रहे हैं उसको भौतिक सुविधा ही कह रहे हैं। हाँ, स्वाद को नहीं कह रहे हैं। कल कह रहे थे ना, सुविधा मतलब स्वाद भी सुविधा है। फिजिकल फैसिलिटीज को ही कह रहे हैं बहुत सुविधाएं। तो भौतिक सुविधा ये पशु पक्षियों को भी चाहिए, लेकिन ये उनको पूरी पड़ जाती है। हर पशु पक्षी को सुविधा चाहिए। उनको भूख लगेगी तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, धूप लग रहा है तो पशु पक्षी भी कहीं छांव में चला जाता है। जिसको धूप अच्छी लगती है धूप में चला जाता है, जिसको खराब लगती है छांव में चला जाता है। कोई अटैक कर रहा है तो अपनी सुरक्षा चाहता है, कहीं न कहीं छुपना चाहता है, इसलिए वो कुछ अपना माद बनाते हैं मिट्टी में खोद के, कुछ कहीं गुफा में बनाते हैं, कुछ पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। तो कुछ अपना तरीका उन्होंने बनाया है सुविधा के रूप में। तो पशु पक्षियों को सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए और केवल सुविधा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। केवल और केवल सुविधा चाहिए, वो उनको पूरी पड़ जाती है, उससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो हमें लगता नहीं इसको प्यार भी चाहिए, इसको दुलार भी चाहिए, उसको चाहिए नहीं, क्योंकि हमें लगता है हमें प्यार दुलार चाहिए, हमें लगता है जानवर को भी चाहिए। अब किसी को आप सहलाएंगे तो मना थोड़ी करेगा नहीं भाग जाओ। अच्छा, वो भी कौन सहलाएगा वो तय करता है, दूसरा कोई सहलाएगा तो उसको नजदीक नहीं आने देगा। तो उसको वास्तव में सुविधा ही चाहिए, सुविधा ही चाहिए, सुविधा ही चाहिए, और उसको पूरी पड़ जाती है। मानव को भी सुविधा चाहिए, शरीर है तो उसको भी सुविधा, लेकिन उसको सुविधा पूरी नहीं पड़ती है। उसको केवल सुविधा पूरी नहीं पड़ती है। परंतु यदि मानव को लगता है कि मेरी जिंदगी भी इतनी ही है कि केवल सुविधा जुटा लो और सुखी हो जाओगे, और वही तुम्हारा कार्यक्रम है, सुविधा जुटाओ, सुविधा जुटाओ, सुविधा इकट्ठा करो, संग्रह करो, 7 पीढ़ी का रख लो तो और अच्छा है। अपनी पीढ़ी का नहीं, हम 7 पीढ़ी का रख लें तो और अच्छा है। जबकि कभी भी काम अपनी ही जिंदगी के लिए, अपने लिए ही करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का काम हमको करके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अगली पीढ़ी निकम्मी होनी है पक्का। काम हम करेंगे तो क्या करेंगे, उनके लिए हमने छोड़ा ही नहीं है। तो फिर भाई आदमी है तो कुछ करेगा, तो फिर नशा पता ये वो, या तो कोई और काम ढूंढेगा, राजनीति करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो अगर मानव ने जान लिया है कि सुविधा ही हमारा कार्यक्रम है, सुविधा ही हमारा कार्यक्रम है, सुविधा ही हमारा कार्यक्रम है, तो वो इसका मतलब जीवों जैसा ही जी रहा है। इसी को बोलते हैं, अगर इतने में ही मानव जी रहा है तो इसको जीव चेतना में जीना कहते हैं। जीव चेतना में जीता है, जो कि वो मान लिया है कि सुविधा ही हमारे लिए सब कुछ है।
लेकिन अभी हमने देखा है कि केवल सुविधा से होता नहीं है, तो मानव को और क्या चाहिए? खुशी भी चाहिए। खुशी के लिए क्या करना है? तो खुशी के लिए समझ दो प्रकार की है, स्वयं की समझ और संबंध की समझ। ये अगर है तो चूंकि स्वयं में जीता है, मैं अकेले बैठा हूं तो मैं कुछ सोच रहा हूं, कुछ विचार कर रहा हूं, कुछ अंदर अंदर बुन रहा हूं, तो अगर मेरे विचार में समाधान है तो मैं अकेले बैठे भी खुश हूं। मैं संबंध में जीता हूं, अगर संबंध की समझ है, संबंधी के साथ ठीक से व्यवहार करता हूं तो मैं भी खुश होता हूं, वो भी खुश होता है। ये कब होता है? जब संबंध की समझ होती है। मैं अकेले कब खुश हो सकता हूं? जब मेरा स्वयं के बारे में समझ है। तो ये दोनों समझ की आवश्यकता है। तो भौतिक सुविधाएं, केवल भौतिक सुविधाएं, इसको बोलते हैं जीव चेतना। और ये पूरा अगर है कि भौतिक सुविधाओं के साथ मानव खुशी के लिए भी काम कर रहा है, यानी स्वयं की समझ और संबंध की समझ के लिए भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मानव चेतना। क्योंकि अब मानव वाला भी काम कर रहा है, इसको बोलते हैं मानव चेतना। अब शिक्षा को क्या करना है? भाई बच्चा तो बचपन में सुविधा ही चाहता है ना, उसको सुविधा नहीं मिलती, रोता है, भूख लगेगी रोएगा, वो सुसु कर दिया, बिस्तर गीला है, आप नहीं सूखे कर रहे, रोएगा। ठीक है, तो सुविधा चाहता है। धीरे से हम बच्चे को अब कहां लाना है? जीव चेतना से मानव चेतना में ले आना है। तो चेतना विकास ही शिक्षा का काम है। हर मानव जीव चेतना से मानव चेतना में आ जाए, यानी उसको संबंध की भी समझ हो जाए, स्वयं के भी समझ हो जाए, ये वाला काम, इसी को चेतना विकास बोलते हैं। इसके लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। अगर मूल्य शिक्षा नहीं हुआ तो संबंध समझ में नहीं आएगा। मैं अपना भी मूल्य नहीं जानता तो मैं भी स्वयं में नहीं समझ पाऊंगा। अपना मूल्य मतलब सुख शांति संतोष आनंद को भी मैं नहीं समझ पाता हूं, तो अपना भी मूल्य नहीं जानता तो चेतना विकास नहीं होगा। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये मानव के लिए कार्यक्रम है, जिससे कि मानव जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो अब मनुष्य की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? जब दोनों पे काम करेंगे, सुविधा के लिए भी काम करेंगे, खुशी के लिए भी करेंगे। तो सुविधा के लिए काम करेंगे तो क्या करेंगे? सुविधा कैसे मिलती है? श्रम से मिलती है। हर सुविधा श्रम से मिलती है। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो बिना श्रम के मिलती है। कोई एक सुविधा बताइए जो बिना श्रम के मिलती है? सोच के देखिए। फिजिकल फैसिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, भौतिक सुविधाएं, वो श्रम से ही मिलती हैं। बिना श्रम के कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। सोच के देखिए। वो श्रम मैं ही करूं ये जरूरी नहीं है। मेरे बिहाफ को, जैसे मैं अगर खेती नहीं कर रहा हूं तो रोटी तो खा रहा हूं। रोटी मुझे कैसे मिल रही है? क्योंकि कोई मेरी रोटी मिले इसके लिए कोई श्रम कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। मुझे रोटी मिले इसलिए वो कर रहा है। उसके बदले में हम उसका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन वो मेरे लिए रोटी के लिए गेहूं गा रहा है। तो श्रम से ही, जैसे ये मैं यूज कर रहा हूं तो मैंने इसको बनाया नहीं है, मैंने श्रम नहीं किया इस पे, लेकिन कोई तो किया है जो बनाया है इसको, वो श्रम किया होगा। मैं जो श्रम किया हूं उससे मेरे पास कुछ पैसा आया तो मैंने वो खरीदा है, लेकिन श्रम से ही मिला है। तो बिना श्रम के कोई वस्तु नहीं मिलती, श्रम होता है। श्रम के लिए क्या जरूरी है? तो श्रम के लिए जरूरी है स्किल एजुकेशन। अगर स्किल नहीं है तो श्रम बेकार जाता है। जैसे आप मुझे यहाँ लकड़ी, इतनी सारी घास दीजिए और लकड़ी काटने की मशीनें दे दीजिए और बोल दीजिए भैया इससे टेबल बनाना है, और मुझे उस टेबल बनाना आता नहीं है, तो मैं या तो शाम तक अपना हाथ पांव काट लूंगा और या तो लकड़ी इतना बर्बाद कर दूंगा कि किसी काम लायक, जलाने के काम लायक बचेगी। जबकि श्रम मैं पूरे दिन किया, पसीना भी निकला है, जब भी कोई आया है तो मुझे श्रम करते ही पाया है, लेकिन चीज मिली नहीं मिली। क्यों? स्किल नहीं थी। तो स्किल नहीं है तो श्रम बेकार हो जाएगा। अब मुझे खेती करनी नहीं आती, आप मुझे बीज दे दीजिए, ट्रैक्टर दे दीजिए और खेत बता दीजिए, खाद दे दीजिए और बोलिए कि आप जाके धान की खेती करके आओ। अब पता नहीं मैं कितना बीज डाल दूंगा, कितना पानी डाल दूंगा, कितना जुताई करना है पता नहीं, तो ट्रैक्टर का तेल भी जला दूंगा, बीज भी खराब करूंगा, खाद भी खराब कर दूंगा, धान तो नहीं उगेगा।
मेहनत लेकिन मैं पूरा करूंगा, ईमानदारी से पूरा पसीना बहाऊंगा शाम तक। आप देखेंगे थक के मैं चूर हो गया। तो मेहनत तो मैंने, श्रम तो मैंने किया, लेकिन वो श्रम बेकार चला जाएगा स्किल के बिना। तो श्रम का सदुपयोग हो, इसके लिए स्किल एजुकेशन आवश्यक है। तो शिक्षा के अंदर कौशल की शिक्षा जरूरी है। उस कौशल की शिक्षा के लिए नियम का जानना जरूरी है। उसके लिए विज्ञान, गणित, भाषा, ये सब पढ़ाई होना जरूरी है, जिससे कि स्किलफुल लोग हो सके। खुशी की शिक्षा, खुशी कैसे प्राप्त होगी? तो कल से हम लोग क्या कर रहे हैं? खुशी के लिए काम कर रहे हैं, सुविधा के लिए काम कर रहे हैं? तो कर क्या रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम 6वें दिन तक भी बातचीत ही करेंगे। 6 महीने का अध्ययन भी होगा तो हम बातचीत करेंगे। कथा प्रवचन भी होता है तो क्या करते हैं? बातचीत ही करते हैं। तो बातचीत, संवाद से ही खुशी समझ में आती है। इसके लिए क्लासरूम के अंदर अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि मैं अपनी इच्छा, विचार, आशा को देख सकूं और संबंध में मूल्यों को पहचान सकूं। इसके लिए डायलॉग ही एक तरीका है। बातचीत के कितने फॉर्मेट होते हैं? पुराने लोग बताइए। एक होता है गपशप। गपशप में क्या होता है? फालतू बातचीत। गपशप में क्या होता है? थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। मतलब किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में गपशप। जब उठते हैं तो क्या होता है गपशप करके? तो जितने लोग मिलके गपशप कर रहे थे उनके किसी के हाथ में कोई कंक्लूजन नहीं रहता। हाँ, संबंध अच्छे बने रहते हैं। बहुत मजा आया, देखो हम लोग 1 घंटा बिताए, बहुत मजा आया। मिला क्या? बोले कुछ नहीं मिला, कोई कंक्लूजन नहीं होता। दूसरा फॉर्मेट है बहस, वाद विवाद। उसमें क्या होता है? किसी एक मुद्दे पर अलग अलग विचार रखे जाते हैं। जैसे कोई मुझसे ये कह रहा है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटर है, कोई कह रहा नहीं ये पेन है, कोई कह रहा नहीं ये स्कूटर है, कोई कह रहा नहीं ये गद्दा है। सब अपने अपने बात में अड़े हुए, सब अपनी अपनी बात में अड़े हुए, कोई मानने को तैयारी नहीं। इसमें क्या होता है? अब जबरदस्ती मनवाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो कुछ इसमें से निकला है क्या? तो उसमें हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था। मुझे याद आ रहा है, मेरे गांव में शादी थी। तो उसमें पंडित जी लोग शादी में आते ही हैं, शादी तो कराना उन्हीं का काम है। तो करा रहे थे, शादी का कार्यक्रम चल रहा था, अपना बातचीत जो भी मंत्रोच्चारण वगैरह है वो हो रहा था। तो ये देखिए लगा के, ये इसमें लगा करके दबा दीजिए बस, मुझे लग रहा है इतना ही है। तो उसमें जो है एक पंडित जी थोड़ा सा कम जानकार थे, लेकिन वो आवाज उनकी बहुत तेज थी, बहुत तेज से वो बोल रहे थे। तो दूसरे वाले जो समझदार थे उन्होंने कहा कि आप ये गलत बोल रहे हैं। तो बोले अरे ठीक है, आप अपना काम करिए। फिर आगे कुछ बोले, फिर वो बोले कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। फिर वो बोलते रहे यार मैं बोल दिया ना, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसा 3-4 बार हुआ। मैं उस समय बहुत छोटा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब की घटना है। जब ऐसे 4-5 बार हुआ तो फिर वो बोलते हैं कि जो थोड़ा कम जानकार थे, बोलते हैं ऐसा है आपका हमारा फैसला यहाँ नहीं होगा, आप भी लंगोट पहनिए, हम भी लंगोट पहने, बाहर चल के मैदान में हमारा आपका फैसला होगा। तो बहस में जो होता है लास्ट में फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू हो सकती है, तो संबंध खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर आदमी अपनी बात में अड़ा हुआ है। सही क्या है किसी को पता नहीं।
तीसरा एक फॉर्मेट होता है बातचीत का जिसको बोलते हैं संवाद, डायलॉग। नहीं हो रहा है भैया, उसको दबा दीजिए, केवल बटन बाद में लगा लीजिए, ऑन तो है ही, वो ऑन है, वो दबा दीजिए तो ये मैं चला लूंगा। तो सब, हाँ वो बटन बाद में लगा लेंगे, नहीं होगा तो किसी पर तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर संवाद होना ये बहुत आवश्यक है। इन मुद्दों पर संवाद अगर हो रहा है तो हमारी समझ इस पे बनती है। अब काम क्या करना है, तो काम दोनों पे करना है, यानी सुविधा पर भी काम करना है। हाँ जी, थोड़ा संभालिए, थोड़ा बाहर ले चले जाइए। तो सुविधा पर भी हमको काम करना है, सुविधा पर भी काम करना है, खुशी पर भी हमको काम करना है। इन दोनों पर ही हम जब काम करते हैं तो वास्तव में मानव की आवश्यकता पूरी होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हमको काम करने की आवश्यकता है, शिक्षा भी। अब खुशी जो हम बोल रहे हैं, अभी हमारी खुशी की स्थिति कैसी है, जिसको हम हैप्पीनेस बोल रहे हैं, खुशी बोल रहे हैं, तो अभी हमारी स्थिति ऐसी है। नीचे अनहैप्पीनेस, ऊपर हैप्पीनेस। इसमें हैप्पीनेस, अच्छा इसमें आगे, इसमें जो है हम देखेंगे कि एक समय में जब बहुत बच्चा छोटा है तो उसको अपने सुविधा का के लिए भी दूसरे पर निर्भर है, परेशान सा होता है, थोड़ा दुखी है। फिर वो जब उसको बहुत प्यार करने लगते हैं लोग, उसको लगता है सब हमें प्यार कर रहे हैं, सब हमें खिला रहे हैं, सब हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसकी खुशी बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते स्कूल एक दिन चला जाता है। जिस दिन स्कूल जाता है उसके बाद से उसकी खुशी डाउन होना शुरू हो जाती है। होमवर्क किया क्या, तुमको पढ़ने नहीं आ रहा है, तुम पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दिन भर मोबाइल चलाते हो, क्या करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी हुई, ऐसे करके वो दुखी होना शुरू होता है। फिर उसके नंबर कम आ गए और दुखी हो गया, नंबर कम आ गए, कभी अच्छे आ गए तो खुश हो गया, कभी फिर बुरे खराब आ गए फिर दुखी हो गया। ऐसा करते 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 एक समय उसके जो है कोई स्किल आ गई, कोई डिग्री मिल गई, और कभी उसका आकर के शादी हो गया, जॉब मिल गई, उसको जॉब मिल गई, कोई बिजनेस में आ गया, उस समय उसका खुशी का पीक होता है। जैसे मैं जब नौकरी में आया था तो मेरे जो शिक्षा अधिकारी थे वो बोले थे कि आप लोग को आज नौकरी, अच्छा मैं उस समय 21 साल का था जब नौकरी मिली थी, तो बोले कि आप लोग तो, अच्छा ज्यादातर लोग हमारी आयु के थे, तो बोले कि आप लोग को जो नौकरी मिली है तो पहली तनख्वाह का खूब बढ़िया से उपयोग कर लेना, क्योंकि पहली तनख्वाह का कोई इंतजार नहीं करता है, दूसरी तनख्वाह का बहुत लोग इंतजार करते हैं। इसलिए पहली तनख्वाह बढ़िया से भोग लो, उसको उस पर कोई भी नजर नहीं लगाता है। तो वो बहुत पीक होता है जॉब का टाइम। फिर धीरे धीरे सब लोग, पैसा कम पड़ने लगता है, कितना भी कमाओ, क्या कमाते हो, कम पड़ता है, ऐसा वैसा करते हुए फिर एक समय आता है वो दुखी होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, थोड़े सपने देखता है, फिर शादी हो जाती है, उस समय भी थोड़ी खुशी बढ़ती है। ये भी कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 2 साल में। उसके बाद फिर डाउन हुआ, फिर खुशी गई, फिर बच्चे हुए, उनको संभालना और कठिन काम है। छोटे बच्चे हैं तो संभालना और कठिन काम है, वो भी दुख का समय है। देख लीजिए बच्चे को संभाल कहाँ पा रहे हैं, तो वो भी कठिन काम है। ये करते हुए कभी हमको प्रमोशन मिल गया, या कभी हमारा बच्चा हमारा अच्छा नंबर ला दिया, तो ऐसे हमारा चलता रहता है। अभी जिंदगी की गाड़ी ऐसे हमारी चल रही है, जबकि हम ऐसा चाहते नहीं है। तो अभी जो नीचे वाले पीक हैं उनको अगर हम नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? प्रॉब्लम्स, समस्याएं। जब जब हम दुखी हुए, कब दुखी हुए? जब हमको समस्या आई, जिसको मैंने समस्या मान लिया, उस समय मैं दुखी हुआ। तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मैं कैसा चाहता हूं? ऊपर वाले जो हैं वो तो ऐसे बने रहे पीक, जो नीचे वाला अनहैप्पीनेस वाला पीक है वो भी उल्टा होकर ऊपर चला जाए। मैं ऐसी सीधी लाइन लगभग चाहता हूं खुशी का। यानी जो खुशी को हम पहचाने थे, वो खुशी को जो ऊपर पहचाने थे कि सुविधा और खुशी दोनों चाहिए, तो खुशी हमको निरंतर चाहिए, हमेशा चाहिए। दुख हम चाहते ही नहीं, हम ऐसी ही खुशी चाहते हैं,
ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसी खुशी रहे कि ऊपर वाले पीक भी रहे और नीचे वाला भी उल्टा होकर ऊपर ही चला जाए, यानी अनहैप्पीनेस भी हैप्पीनेस हो जाए। यानी हम अनहैप्पीनेस चाहते ही नहीं हैं। ढूंढ किस में रहे हैं? सुविधा में। तो सुविधा कितनी चाहिए, आगे चर्चा होगी। तो यहां से हम जो अभी तक जो हमने देखा, ये परिचय शिविर में इस पर बहुत चर्चा आपकी हुई होगी। तो सुविधा से खुशी होने का प्रयास, सुविधा से खुशी होने का प्रयास, सुविधा से खुशी होने का प्रयास, ये हम करते रहते हैं। एक समय के बाद अब हमको पहचान में आ रहा है कि खुशी हमको, जैसे बहुत सारे लोगों को बताया था कल के शिविरों में आके ही पता चलता है आप सुख चाहते हैं, और निरंतर सुख चाहते हैं वो तो 90% को यही पता चलता है। तो जब हमको पता चला हमको निरंतर सुख चाहिए और सुविधा कोई निरंतर नहीं चाहिए, तब फिर पता चलता है हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे थे। सुविधा से सुख की तलाश में थे, सुविधा हमको निरंतर चाहिए नहीं, सुख निरंतर चाहिए। अब सुविधा से हमको चाहिए तो सुविधा तो निरंतर चाहिए ही नहीं, तो सुविधा से निरंतर सुख कैसे मिलेगा? तब हमारा लॉजिक थोड़ा सा लगता है इसका मतलब कोई अलग चीज है, इसके लिए कोई अलग चीज है, कोई अलग कोर्स है। तब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब अपनी नीड को, जो सुविधा और खुशी वाली नीड है, उसको थोड़ा सा जांच के, फिल्टर करके, अलग अलग करके देखा तो जाए कैसी हमारी नीड है। तो मानव की आवश्यकताएं कैसी है? तो मानव की आवश्यकताएं जो है, एक तो मात्रा के आधार पे हम देखते हैं कि कैसी है, क्वांटिटी के आधार पे। मात्रा समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी मतलब किलो में, लीटर में, मीटर में, लंबाई में, दूरी में, इसमें कितनी चाहिए। दूसरा समय के आधार पे, टाइम पीरियड के आधार पे, 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, हाँ बेटा वेलकम, 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, कितना देर चाहिए, वो समय के आधार पे। इन दोनों आधार पे हम आवश्यकताओं को देखने की कोशिश करते हैं। ये जो गतिविधि है एक्चुअली हैप्पीनेस करिकुलम में 8वीं क्लास में गतिविधि है, लेकिन ये थोड़ा शार्ट में दी हुई है। आप बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा उलझन से इसको बनाया है। तो हम सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। आप लोगों को क्या लगता है वो क्या है वो आवश्यकताएं? ठीक, तभी हम लोग उसको लिस्ट करेंगे कि क्या आप लोग कभी अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आज हम बनाते हैं। तो चूंकि हमको पावर पॉइंट के माध्यम से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास सुविधा है कि आप जितनी सूची बनाएंगे हमको पता है। यहाँ लिख तो दिया अपनी नोटबुक में, अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो क्लासरूम में जब करते हैं तो बच्चों से आवश्यकता की सूची बनवाते हैं, फिर उसको फिल्टर करवाते हैं। यहाँ क्या है कि सूची बना के रख दिया है कि लगभग इतने प्रकार के आते हैं। रोटी कपड़ा मकान तो सभी लोग पहले लिख देते हैं। जब भी आवश्यकता की सूची बनाइए, रोटी कपड़ा मकान, इस नाम की फिल्म भी बहुत ज्यादा चली थी। ठीक है, मोबाइल, कार, दोस्त, पैसा, सुरक्षा, बाकी जो खाली बॉक्स है उसमें भी आप कुछ भर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की कुछ लिस्ट आप लोग बनाएंगे। जितने भी शिविरों में देखा है लगभग ऐसी ही लिस्ट बना के सब लोग बताते हैं कि इसी में कुछ और जोड़ लेते हैं, और जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे, अपनी जरूरतों की सूची। अब हम इसी लिस्ट को ध्यान से देखें। रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, कार, दोस्त, पैसा, सुरक्षा, जॉब, हैप्पीनेस, लैपटॉप, मनोरंजन, फैमिली, फैमिली में प्यार, शिक्षा, शांति, पानी, रेस्पेक्ट, विश्वास, इंटरनेट, डैश 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 डैश। आपको कुछ और ध्यान आ रहा है और जोड़ लीजिए। अब इसी को हम थोड़ा सा इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। सामान से संबंधित जरूरतों पर गोल घेरा लगाएं। सामान मतलब फिजिकल फैसिलिटी, उससे संबंधित जो चीजें हैं उनमें गोल घेरा लगाएं। तो ये लगभग कुछ हो सकता है गलत भी लग गया हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। लगभग जिन पे घेरा लगा है वो सामान से जरूरी मतलब फिजिकल चीजें हैं, भौतिक रासायनिक चीजें हैं। रासायनिक भी होंगे, जैसे पानी है तो रासायनिक चीज है, तो भौतिक रासायनिक चीजें ही हैं, मतलब जो जिनको हम फिजिकल फैसिलिटीज बोलते हैं वो है इसमें जो घेरे में है। देख लीजिए ध्यान से। अब जो घेरे में नहीं है वो जरूरतें किसकी हैं? ठीक है, तो जो घेरे में है वो जरूरतें किसकी हैं? शरीर की है। और जो घेरे में नहीं है
वो जरूरतें ध्यान से देख लीजिए। तो क्या आप सभी पहचान पा रहे हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं 2 श्रेणियों में ही है या कोई और श्रेणी भी हो सकती है? जैसे एक तो इसमें आया कि जो गोल घेरे में है ये हमारी शरीर की जरूरतें हैं, और जो गोल घेरे में नहीं है वो हमारे मन की जरूरतें हैं। ऐसा हम मोटा मोटी अगर कहें तो कह सकते हैं। इसके अलावा भी कोई हमको जरूरत होती है, मतलब मेरे शरीर की और मेरी मन की। इसके अलावा तीसरी भी कोई कैटेगरी है आपको ध्यान में आ रही है तो सोच के बताइए। तीसरे भी किसी कैटेगरी में आपकी नीड्स हैं? एक तो वो नीड्स हैं जो आपको फिजिकल नीड है, आपके शरीर को चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सारी चीजें शरीर को चाहिए। दूसरी ऐसी चीजें हैं जो प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ये हमको शरीर को नहीं चाहिए, वो मेरे मन को चाहिए। ये 2 तरह की चीजें यहाँ लिस्ट में हैं। आपको इसके अलावा कोई तीसरी चीज भी लगती है, हो सकती है? नहीं। तो अब हम देखेंगे कि जो गोल घेरे में, अब थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को अभी इसको देखते हैं कि मात्रा के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे जो गोल घेरे में चीजें हैं और जो हमारे गोल घेरे में नहीं है उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे भौतिक चीजें हैं उनको अगर हम देखें तो आपको 1 वर्ष में कितने कपड़े चाहिए? 1 साल में आपको कितने कपड़े चाहिए? मैक्सिमम, मिनिमम मत बताइएगा, मिनिमम का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। मैक्सिमम आपको कितने कपड़े चाहिए 1 साल में? 365 रोज एक नया चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम 2 pairs is also fine। हाँ, मैक्सिमम 365 चाहिए, हाँ। रोज एक नया चाहिए, ठीक है। तो 365 चाहिए, तो 365 गिनती में, मतलब गिनती तो कर पा रहे हैं ना? ये सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सीमित है। आप दिन में कितना पानी पीते हैं? 10 glasses of water। 10 गिलास, 2 लीटर, 3 लीटर, मतलब आप बता सकते हैं कि कितना पीते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप बता सकते हैं कि कितना पानी पीते हैं, पी सकते हैं। आपको अपने घर में कितने पंखों की आवश्यकता है? सब लोग अपने अपने घर के अनुसार बता सकते हैं। कमरों के हिसाब से जहां जहां लगाना उसके हिसाब से बता सकते हैं। 4 चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, मतलब जो भी बताएंगे वो कोई न कोई नंबर होगा। हाँ, घर कितना चाहिए यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं, अपने में बढ़ा लीजिए। घर कितना चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, कितना चाहिए? 1 ही चाहिए? अभी तो 3 है। हाँ? अभी 4 चाहिए, 3 है अभी बढ़ाना है। कितना? हाँ? ऐसा है तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना? चौथा, पांचवा, कितना बताइए? मतलब गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे? ये धरती का सारा मकान आप ही को चाहिए, गिन पाएंगे ना? तो मकान जितना भी चाहिए आपको एक जिंदगी में, उतना तो आप गिन ही पाएंगे, यानी गिनती में आ जाएगा वो। 10, 20, 50, 100, 80, 90, मतलब कोई न कोई संख्या होगी वो, ठीक। इस कमरे में कितनी कुर्सियां चाहिए? 40 चाहिए, 50 चाहिए, जितनी इसमें लग पाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी खड़ी भी कर सकते हैं, मतलब जितनी भी चाहिए वो गिनती में आएगी कि नहीं आएगी? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। आपके शहर में कितने बसों की आवश्यकता है? जैसे अहमदाबाद में कितने बस चाहिए? 2000, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? 3000 की पड़ जाए तो भी गिन सकते हैं, 5000 की पड़ जाए तो भी गिन सकते हैं, मतलब उसको गिन सकते हैं आप। स्कूल में कितने गार्ड चाहिए? अगर एक स्कूल है जैसे आनंद निकेतन में, सीलेज में कितने गार्ड चाहिए? 2, 4, 5, 8, 10, मतलब गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे? कि अनगिनत गार्ड चाहिए, पर बच्चों से ज्यादा गार्ड ही हो जाए तो भी गिन पाएंगे, बच्चों से ज्यादा हो जाए तो भी गिन ही पाएंगे, यानी गिनती में आएगा ही आएगा। दूसरे साइड का देखिए, माँ का प्यार कितना चाहिए? अब इसको गिन पाएंगे?
नाप पाएंगे? लीटर में, मीटर में, किलो में, संख्या में? नहीं। दोस्तों के साथ कितना मजा आना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन? नहीं जी, बहुत मजे से बोर हो गए, अब कुछ दुखी कर दो आपको। इसको आप क्वांटिफाई कर पाएंगे? नहीं। आपको सम्मान कितना चाहिए? सुबह थोड़ा कर दीजिए, शाम को अगर डांट भी देंगे तो चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। सपने में कोई अपमान कर दे तो चलेगा? आपने सपना देखा कि आपका किसी ने अपमान किया, चलेगा? तो कैसे रिएक्ट करेंगे आप उस पर? कैसे रिएक्ट करेंगे? सुबह उठेंगे, दूसरे को बताएंगे यार बहुत खराब सपना देखा और उसने ना मेरी इंसल्ट कर दी, पता नहीं क्या सपना आया था। मतलब सपने में भी इंसल्ट हमको, अपमान नहीं चाहिए। दूसरा आप पर कितना विश्वास करें? दूसरा आप पर कितना विश्वास करे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन? कितना करे? लाइफ टाइम करे, हरदम करे। एक भी पल अगर नहीं किया तो आपको ठीक नहीं लगेगा। यानी इसको भी आप क्वांटिफाई नहीं। भाई बहन के बीच कितना स्नेह चाहिए? आप अपने दादा दादी का कितना ध्यान रखते हैं? ये बच्चों के लिए था प्रश्न। दादा दादी का कितना ध्यान रखते हैं या कितना ध्यान? धन्यवाद। बोले थे पानी में कम पीना। तो आप देखेंगे जो इधर वाली चीज है, अब अगर इनको हम नामकरण करना चाहें, इनमें से किन किन चीजों को नापा जा सकता है, किन किन चीजों को मापा नहीं जा सकता है, किन किन चीजों को इंद्रियों से पहचाना जा सकता है, इसी चार्ट को आप देखेंगे तो किधर वाली चीजों को नापा जा सकता है? तो लेफ्ट वाली चीजों को। किधर वाली चीजों को नहीं नापा जा सकता? किधर वाली चीजों को इंद्रियों से पहचान सकते हैं, मतलब जीभ से, आंख से, नाक से, चमड़े से टच करके हम उसको पहचान सकते हैं। किधर वाली चीजों को? जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिनको ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, उनमें से किधर वाली चीजों को? बाएं वाली या दाएं वाली या दोनों? तो लेफ्ट साइड वाली चीजों को हम इंद्रियों से पहचान सकते हैं। राइट साइड वाली चीजों को इंद्रियों की सीमा में आती ही नहीं। विश्वास आप आंख से पहचान लेंगे, नाक से, जीभ से, किसी को चख करके देखेंगे विश्वास है कि नहीं, या स्वयं का हाथ चख के देखेंगे मेरे में विश्वास है कि नहीं। तो इंद्रियों की सीमा में नहीं आता और मापा नहीं जा सकता। किधर वाली चीजों को? दाहिने साइड वाली चीजों को। तो अब इन दोनों कॉलम को देखें तो जो बाएं साइड वाला है उसको हम कह रहे हैं कि नापा जा सकता है और इंद्रियों से पहचान सकते हैं। दाहिने साइड वाले को देखें तो मापा नहीं जा सकता है, जिन्हें इंद्रियों से भी नहीं पहचान सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। माप भी नहीं सकते, इंद्रियों से पहचान भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो अगर हमको बाएं वाले कॉलम को नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? सुविधा। और दाहिने वाले कॉलम को? ये बाएं वाले को देना है और दाएं वाले को देना है। तो बाएं वाले को देंगे भौतिक आवश्यकताएं, फिजिकल फैसिलिटी, और ये शरीर की है, ये हम पहले बता चुके हैं। दाहिने वाली चीजों को हम अभौतिक आवश्यकताएं, यानी भौतिक जो नहीं है। अभी हम नाम क्या देंगे? तो जो भौतिक नहीं उनको भाव कहा गया है। महसूस करना उसका होता है, इसलिए उसको भाव कहा गया है। और हमने देखा कि जो भौतिक चीजें हैं इनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिफाई मतलब माप सकते हैं और गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, इनको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ये जो राइट साइड वाली चीजें हैं वो क्वांटिटी में नहीं आती, तो उनमें क्या मेजर होता है? मुख्य मुद्दा क्या होता है? क्वालिटी इसमें मुख्य मुद्दा होता है। विश्वास है नहीं है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। थोड़ा थोड़ा है तो चलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा विश्वास है, उसके साथ जी पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि मेरा आप पर थोड़ा थोड़ा विश्वास है, तब हम आप साथ साथ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे।
शंका है तो कैसे चलेंगे? थोड़ा थोड़ा विश्वास है का मतलब कभी है कभी नहीं है, जब नहीं है तो शंका है। अब शंका है तो उसके साथ कैसे चल पाएंगे? बैठ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इधर वाली चीजें हैं उसमें क्वालिटी बहुत मेजर है, क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी वहां है ही नहीं। अब थोड़ा इनका टाइम पीरियड के आधार पर देखते हैं इन सब चीजों को। तो जो घेरे वाली चीजें हैं, घेरे वाली चीजें हैं वो कितना चाहिए समय के अनुसार? जो घेरे वाली यानी भौतिक चीजें हैं वो समय के अनुसार कितना चाहिए? 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, 3 घंटा चाहिए, 4 घंटा चाहिए, पूरे दिन चाहिए। जैसे रोटी आपको पूरे दिन चाहिए, कब चाहिए? जब भूख लगेगी तब चाहिए, जब भर गया पेट तो नहीं चाहिए। कपड़ा हर टाइम चाहिए। बच्चे बोल देते हैं, हम लोग जब काम कर रहे थे बोल दिए नहीं कपड़ा तो हमें हर टाइम चाहिए। लेकिन क्या वही कपड़ा हर टाइम रहता है आपके पास? या वही कपड़ा आपको हमेशा दिया जाए तो आपको ठीक लगेगा? आप चेंज करते रहते हैं। तो चेंज करते रहते हैं तो फिर एक जैसा तो नहीं है वो। हाँ जी, नमस्ते। आज आपका पहला दिन है ना? कहाँ से हैं? अच्छा बैठिए। अभी कुछ लोग आज और नए जुड़े हैं तो एक बार परिचय भी हो जाएगा सभी का। इसको कर ले तो ये जो घेरे में चीजें हैं, ये घेरे वाली जो चीजें हैं, ये घेरे वाली चीजें जो है ये समय समय पर चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। इसको आप ध्यान देंगे। और जो घेरे में नहीं है वो, जो घेरे में नहीं है वो टाइम टू टाइम नहीं, वो निरंतर चाहिए। अब आप थोड़ा सा इसको सोच के देखिए। जो भौतिक सुविधाएं हैं ये आपको टाइम टू टाइम चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। और जो भाव है वो निरंतर चाहिए। अब इसको थोड़ा उल्टा करके देखिए, भौतिक सुविधाओं को निरंतर करके देखिए। पानी पीते रहिए लगातार, आपको कोई मिठाई पसंद है लगातार खाते रहिए, आपको कोई जगह घूमने में अच्छी लगती है वहीं घूमते ही रहिए। तो जो भी भौतिक चीजें हैं उनमें किसी चीज को निरंतर करके देखिए, कोई एक चीज उठा के निरंतर करके देखिए। तो जब भी आप निरंतर करते हैं तो आप बोलेंगे नहीं चलेगा। तो भौतिक चीजें निरंतर नहीं चलेंगी। भाव की चीजों को टाइम टू टाइम करके देखिए। थोड़ी देर सुख चाहिए फिर नहीं चाहिए, थोड़ी देर आपका सम्मान हो फिर ना हो, थोड़ी देर आपके साथ विश्वास किया जाए फिर ना किया जाए, थोड़ी देर आपके साथ प्यार किया जाए फिर ना किया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे ही इसको उल्टा करते हैं भी नहीं चलेगा। इसका मतलब भौतिक सुविधा टाइम टू टाइम ही चाहिए और भाव निरंतर ही चाहिए। तो अब जो हम भौतिक सुविधा बराबर सुख मान लिए थे और भाव जो है ये सुख इससे होता है, इसको अगर कह रहे हैं तो भौतिक सुविधा से अगर सुख पाना है तो भौतिक सुविधा कब चाहिए? तो सुख इससे कितना मिलेगा? पूरा मैथमेटिक्स देख लीजिए आप। भौतिक सुविधा क्योंकि हमको फिजिकल फैसिलिटीज टाइम टू टाइम ही चाहिए, निरंतर चाहिए ही नहीं। तो इसलिए भौतिक सुविधा से मिलने वाला सुख हमको टाइम टू टाइम ही मिलेगा, चाहिए नहीं, अब तो उतना ही मिलेगा ही। तो जब भौतिक सुविधा, अब हमको अगर भौतिक सुविधा से निरंतर सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
भौतिक सुविधा को निरंतर करना पड़ेगा, वो होगा नहीं, आप बता रहे हैं। इसका मतलब भौतिक सुविधा से निरंतर सुख तो नहीं मिल सकता। लॉजिकली आप इसको काट रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, आप जांच के इसको काट रहे हैं कि जो चीज हमको चाहिए ही टाइम टू टाइम, हम ही बोल रहे हैं निरंतर चाहिए ही नहीं, उससे कोई चीज निरंतर मिलेगी ही नहीं। जो भी मिलेगी टाइम टू टाइम मिलेगी। तो यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भौतिक सुविधा से सुख नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कभी कभी हम बहुत उल्टी सुन के भी चले जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि भौतिक सुविधा से सुख नहीं मिलता है, ये कहा जा रहा है भौतिक सुविधा टाइम टू टाइम चाहिए, तो इससे सुख भी टाइम टू टाइम ही मिलेगा। भाव कितना चाहिए? निरंतर चाहिए। तो अगर मैं भाव में आ गया तो भाव से मिलने वाला सुख ही निरंतर होगा। ऐसे इसको आप जान सकते हैं लॉजिकली, आपको मनवाया नहीं जा रहा है, आप इसमें मैथमेटिकली बिल्कुल देख सकते हैं कि जिसमें, तो इसीलिए सूत्र है, तो जिसका सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुख की तलाश ही बंधन है। जिसका सुख स्वभाव नहीं है, तो ये भौतिक सुविधा का सुख स्वभाव नहीं है। सुख हमको कितना चाहिए? निरंतर चाहिए। तो भौतिक सुविधा हमको निरंतर सुख दे नहीं सकती, उतना ही देगी जितने उसकी औकात है। तो इसका सुख स्वभाव नहीं है और हम इसमें निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं, इसी को बंधन बोला है। बंधन। इसके बाद भी हमको लगता है इससे मिल जाएगा, तो लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रपोजल है, ये कोई मानने और जबरदस्ती करने का चीज ही नहीं है। लेकिन चूंकि हम ही सभा में कह रहे हैं कि भौतिक चीजें हमको टाइम टू टाइम चाहिए और सुख कितना चाहिए, इसका मतलब इससे तो निरंतर नहीं होगा। इससे मिलेगा लेकिन टाइम टू टाइम ही मिलेगा। भाव हमको निरंतर चाहिए, तो भाव अगर हमको निरंतर चाहिए तो भाव से मिलने वाला सुख ही निरंतर होगा। तो अगर भौतिक सुविधा में हम अभी हम श्रम सबसे ज्यादा किसमें लगाते हैं, किसको समझने में? अपनी डेली की दिनचर्या, हम दिन में अगर 10 घंटे हम काम करते हैं और बाकी भी 10 घंटे हम अपनी कल्पनाशीलता को चलाते हैं, उसमें से कितना प्रतिशत हम भौतिक सुविधा के लिए लगाते हैं? कितना प्रतिशत? लगभग। हाँ, तो इस सबका अलग अलग आता है। कोई बोलते हैं 90, कोई बोलते हैं 99, कोई बोलते हैं 100। ठीक है। और भाव को समझने के लिए 0। इसीलिए हम भाव से, क्योंकि भाव 0 को शून्य भी बोलते हैं 0 को शून्य भी बोलते हैं और 100 को भरा पूरा भी बोलते हैं, 100% भरा पूरा। इसीलिए हम सुविधाओं से भरे पूरे हैं और भाव में सुविधाओं से भरे हुए हैं 100% और भाव में 0 है, क्योंकि हम समय ही नहीं देते। जिस चीज के लिए हम समय नहीं देते उस चीज में उपलब्धि नहीं होती। आप अगर खेत में मक्का लगाए हैं तो 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मक्का तो जल्दी आ जाता है, 2 महीने में ही। तो 2 महीने बाद आपको मक्का ही मिलेगा, क्योंकि आपने श्रम भी लगाया है और उस पे समय भी लगाया है। उसमें से धान नहीं निकलेगा, क्योंकि धान के लिए आपने कुछ नहीं किया। सन्नाटा। घर में जो चर्चा है ज्यादातर वो भौतिक सुविधाओं की है या सुख की है, भाव की है? और झगड़े किसके कारण है? काम किस पे हो रहा है? झगड़ा किस पे हो रहा है? समय किस पे लगा रहे हैं? उपलब्धि किस में चाह रहे हैं? भाव की दुनिया। ऐसे उल्टा हम चल रहे हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, और जब सीधा किया जाए तो हमको लगता है वही उल्टा है, क्योंकि हमारा अभ्यास ही हो गया वही उल्टा चलने का।
तो जिसमें हम समय लगा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम कल्पना को लगा रहे हैं, जिसमें सरकार भी ध्यान दे रही है, जिसमें समाज भी ध्यान दे रहा है, जिसमें बहुत सारी समितियां भी ध्यान दे रही हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी ध्यान दे रहा है, उसमें उपलब्धि होती चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, सुविधाओं का संसार खड़ा करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं है। तो अगर आप इसमें समय लगा रहे हैं, इसमें श्रम लगा रहे हैं, इसी में सारी कल्पनाशीलता लगा रहे हैं, तो उपलब्धि इसमें हो रही है। लेकिन अब आप उपलब्धि इसमें क्यों ढूंढ रहे हो? जैसे मैं अभी न्यूज उसमें देखा कल, तो दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं का मर्डर हो गया। मतलब एक महिला को तो राड से मारा और भाग गए, और एक महिला का ऐसे मर्डर हो गया। तो उसमें पुलिस कमिश्नर का बयान आया है, वो बहुत ही हम लोग के कंटेंट से जुड़ा हुआ। मतलब घटना ठीक नहीं हुई है, बहुत खराब हुई है, लेकिन उस पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। जब उससे पूछा कि पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, तो पुलिस कमिश्नर का बयान है, बोलता है पुलिस अपराध नहीं रोक सकती, अपराध माइंडसेट का मामला है। क्रिमिनल क्या सोच रहा है ये पुलिस कभी नहीं जान सकती। उसके सामने खड़ा है, पुलिस नहीं जान सकती है क्रिमिनल। थोड़ी देर बाद वो घटना घटा देता है। कैसे क्या करेगी पुलिस? इसलिए ये समाज का और शिक्षा का मुद्दा है, वहां इस पे काम करना पड़ेगा। पुलिस तो क्राइम होता है, उसके बाद अपराधी को पकड़ने में लगती है, सजा दिलाने वो उसमें लगती है। प्रिवेंशन है, मतलब पुलिस का काम प्रिवेंशन भी है। लेकिन अपराधी की मानसिकता से अपराध करता है, वो मानसिकता को पुलिस ऐसे पकड़ नहीं सकती। अपराध को कैसे रोक देगी? जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप मुझे गोली मार दी है, अब पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस हर घर में तो आके बैठेगी नहीं। हर पार्क में 4 पुलिस बिठाओ, हर चौराहे पर पुलिस बिठाओ, हर घर में भी बिठा दो। तो उसने बयान दिया है ये पूरा माइंडसेट का मामला है। क्राइम को पुलिस रोकना बहुत मुश्किल काम है, ये शुद्ध रूप से समाज का और शिक्षा का काम है। अगर वहां काम नहीं हुआ तो क्राइम नहीं रुकेगा। इतना बड़ी बात तो नहीं कहा है कि वहां काम नहीं हुआ, तो मैं उसमें जोड़ दिया हूं, कुछ मिर्च मसाला डाल दिया। लेकिन उनके कहने का आशय यही है कि ये सामाजिक मुद्दा है और ये शिक्षा का मुद्दा है। अगर समाज और शिक्षा इस पे, तो मैं उसमें जोड़ रहा हूं कि इसका मतलब समाज और शिक्षा अगर काम करेगा तो ही वो रुकेगा, पुलिस के बस का तो नहीं। जितने भी नियम बने, हर नियम को तोड़ा जाता है। एक दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसमें घटना हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा उसके लिए अलग से कोर्ट बनी, कोर्ट बना करके फिर संविधान में संशोधन हुआ और ऐसे कृत्य पर सजा ऐसे कृत्य की सजा मृत्युदंड निर्धारित की गई। लेकिन उसके बाद हजारों ऐसे कांड हो गए, अब तो खबर में नहीं आता है। जब एक कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद वैसी एक बड़ी घटना हो गई और उसका बहुत सारा आंदोलन हो गया, बाद में वैसी घटनाएं मीडिया खबर बनाती ही नहीं है, खबर ही बनना बंद हो गया। अपराध रुका नहीं, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का मामला है, पूरा का पूरा शिक्षा का मामला है। शिक्षा में तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी शिक्षा का ही काम कर रहे हैं। तो जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं, और एक सोशल वर्कर होते हैं। जैसे शिक्षा का पूरा काम सोशल वर्कर का ही काम, सामाजिक बदलाव का काम है। तो जो पॉलिटिशियन होता है, कुछ भी काम करता है तो क्या ध्यान में रख के करता है? नेक्स्ट इलेक्शन। पॉलिटिशियन हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन को ध्यान दे करके सारे काम करता है, सही करे गलत करे, क्योंकि सरकार वोट से बनती है। वोट नहीं आया तो सरकार बनेगी नहीं। तो नेक्स्ट इलेक्शन हर 5 साल बाद हो रहा है, तो अपनी सारी योजनाएं इस चीज को ध्यान में रख के बनाता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में फायदा कैसे होगा। इसी को बोलते हैं पॉलिटिशियन हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन को ध्यान में रख के काम करता है। सोशल वर्कर नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख के काम करता है।
आज जो हम कर रहे हैं इसका बदलाव 5 साल बाद नहीं दिखेगा। शिक्षा में कोई भी काम हमने शुरू किया है तो इसको बदलाव दिखने में एक पीढ़ी लगी जाती है, 20 साल बाद दिखेगा। तो शिक्षा का काम सामाजिक कार्यक्रम है, इसीलिए बोलते हैं शिक्षा व्यवसाय नहीं हो सकता। शिक्षा शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए वो कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक कार्यक्रम है, तो इसका जो भी बदलाव है वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये अभी हमको लग रहा होगा छोटा काम, अभी लगता होगा कि छोटी जगह में हो रहा है। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार एक राजा, हैप्पीनेस में हम लोग राजा रानी की कहानी नहीं रखे हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो एक राजा जो है वो, उसके ऊपर किसी राजा ने आक्रमण किया और अपना राज्य वगैरह हार गया, जीत नहीं पाया और उसको जंगल में भगा दिया। तो राजा जंगल में भटक रहा था। जब राजा जंगल में भटक रहा था तो भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। जंगल में एक आश्रम था, तो उसमें साधना कर रहे थे लोग। तो कोई सन्यासी ऐसे उल्टा लटके हुए थे, कोई जो है कुछ ऊपर सिर करके कुछ बोल रहे थे, कोई राख लपेट रहे थे, ऐसे कुछ कर रहे थे। ये बैठ के सबको देख रहा था, ये क्या पागलपन है। कोई पैर ऊपर करके शीर्षासन में ऐसे कुछ बोल रहा था, कोई पेड़ पे ऐसे डाल पे पैर डाल के लटका हुआ था, ये उनको देख रहे हैं। उसके बगल में एक और सन्यासी थे जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। ये जाकर के उनके पास खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तुरंत उनकी आंख खुली और बोले कि हाँ बताओ राजन। तो बोले अच्छा आपको पता है मैं राजा हूं? बोले हाँ मुझे पता है। तो बोले तब तो आप हमारी दुर्दशा भी जान रहे होंगे। बोले हाँ जान रहा हूं, तुम्हारा राज्य वगैरह हार गया, तुम जंगल में भटक रहे हो। बोले जी मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या चाहिए? बोले जो कुछ छूटा है वही चाहिए। राज्य छूटा है राज्य चाहिए, हमारा परिवार छूटा है वो सब चाहिए। तो बोले अच्छा वो जो पेड़ है सामने उसके नीचे जाके खड़े हो जाओ, मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो गया उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और बोला मेरा राज्य और मेरा परिवार मिल जाए। तो आया तो बोले अब क्या है? बोले मैंने मांग लिया। तो बोले जाओ। तो गया वहां तो राज्य में देखा कि सब लोग स्वागत में खड़े हैं, परिवार भी इनका स्वागत में माला लिए खड़ा है, खूब जय जयकार हो रही है। तो ये जब अपने राज्य में गया, महल में गया, तो उसके बाद सोच रहा था कि उस पेड़ में अगर इतनी ताकत है, मतलब बहुत सारी चीजें सोच रहा था। सोचते हुए एक दिन रथ लेके उसी आश्रम में गया। तो वो पूछे जो सन्यासी थी, भाई आप महाराज आपको क्या समस्या है? तो बोले समस्या मेरी है कि मेरे अंदर एक हलचल चल रही है। बोले क्या हलचल चल रही है? स्वागत। बोले क्या हलचल चल रही है? तो बोले हलचल ये चल रही है कि जब आपके पास इतना ताकतवर, इतना दिव्य पेड़ है जिसके नीचे खड़े होकर मांगो तो सब कुछ मिल जाता है, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उल्टा लटके रहना, सीधा लटके रहना, कुछ अवार्ड अवार्ड बोलते रहना, राख लपेटते रहना, कीचड़ में कोई बैठा हुआ, ये क्या कर रहे हो आप? आप किस लिए सब कर रहे हैं जब आपके पास इतना दिव्य और ताकतवर पेड़ है? तो फिर वो सन्यासी मुस्कुराए, बोले राजन तुम नहीं समझोगे। बोले नहीं हमको बताइए, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। बोले इस पेड़ में जो ताकत है वो इसी साधनाओं के कारण है। जिस दिन ये बंद हो गई उस दिन इस पेड़ की ताकत खत्म हो जाएगी। तो अभी जो हम लोग साधना कर रहे हैं उल्टा लटके हुए ठीक है, कम संख्या हो जाती है तो कमल जी मतलब कुछ दुखी हो जाते हैं, लोग कम आए। 300 लोगों को फोन किया था। किसी भी प्रकार से सोम भाई बोलते हैं कि मैं शिविर लेने गया झाबुआ में, सन 2002-3 की बात बता रहे हैं। झाबुआ में शिविर लेने गए, कोई बुलाया था। अब वो रायपुर से झाबुआ गए, 2-3 बार बस बदलनी पड़ती थी और लगभग वो 20 घंटे की यात्रा थी। बोले कि मैं पूरा मतलब 2-2 घंटे कहीं कहीं रुकना भी पड़ता था, तब बस मिलती थी अगली, और बस में बैठे रहो, जब भर जाती थी तब चलती थी। बोले मैं इतना झेलते हुए गर्मी के मौसम में झाबुआ पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो शिविर मेरा करने वाले मात्र 3 लोग थे।
लेकिन फिर भी मैं 7 दिन शिविर चलाया। यही उल्टा लटके रहना और ये सब साधना तो चलती रहेगी, आप में से बहुत सारे लोग करते रहेंगे, क्योंकि प्रभाव इसका आगे दिखेगा। बस उस पेड़ में ताकत बनी रहनी चाहिए। साधना हमारी कम हुई तो पेड़ में ताकत कम हो जाएगी, पेड़ में ताकत कम होगी तो फिर मांगने से तो नहीं मिलेगा। देख लीजिए भैया, जगह वगह कम हो रही है तो थोड़ा आगे गद्दे कर लीजिए। अच्छा, तो ब्रेक से आके फिर परिचय करें, जो 2-4 लोग नए आए हैं। ठीक, बढ़िया। ब्रेक करके फिर आते हैं हम लोग।